जय श्री कृष्ण साथियों। जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो साथी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर उनको हाथों से बनाए हुए नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री है, इनको कुछ चार्ज नहीं देना है, कोई पैसे नहीं देने हैं। इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने खुद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी से पेपर दिया था। तो बाद में मैंने आके पेपर मिलान किया था, तो इन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, इसलिए मैं ये नोट्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे नोट्स है। इन नोट्स के अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी हिंदी के लिए। मैंने हिंदी साहित्य, इतिहास, काव्य शास्त्र और जनसंचार माध्यम, ये तीनों टॉपिक इन्हीं में से कंप्लीट किए थे, और इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। जो हमारे सिलेबस में अलग से मैटर जुड़ा हुआ था उनको ज़रूर अलग से पढ़ा था, लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास के लिए ये बहुत अच्छे नोट्स है, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र जीके की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी मेरे पास में हाथों से बनाए हुए नोट्स है। मैं वो आपको, मेरा एक चैनल है दूसरा, उस पर मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं और प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी भी मेरे साथ में कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र है उसके लिए मैंने इतिहास के लिए मैंने जो आर पे अजय सर है, अजय चौधरी सर, उनका कोर्स लिया था मैंने, तो उनके नोट्स मैंने बनाए थे। और साथ में उन सर के नोट्स के अलावा मैंने आरबीएससी में जो बुक चलती है 6 से लेकर 10 तक, उनमें से भी मैंने पढ़ी थी, और मुझे लगा था कि इसमें कुछ मैटर कम है तो मैं उसमें ऐड कर दी थी। वो नोट्स भी बहुत अच्छे हैं प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। हिस्ट्री के लिए अजय सर का कोर्स लिया था, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, और आरबीएससी से बुक पढ़ी थी। आरपीएससी वाले अक्सर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में 6 से लगाकर 10 तक जो भी बुक चलती है एनसीईआरटी की, उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने वो बुक पढ़ी है तो मुझे पता है कि उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, लाइन सेम टू सेम लाइन आई थी। और अजय सर के भी नोट्स बहुत अच्छे थे। तो आप कोई कोर्स ना ले, मैं इसीलिए आपके साथ में ये नोट्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन नोट्स का लाभ लेना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए मेरे उस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। और मैं यहाँ जो भी पढ़ाती हूँ, या मैं जीके की भी तैयारी करवा रही हूँ उस चैनल पर जो भी पढ़ाती हूँ, तो दोनों चैनल की पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड कौशल्या। आप ये टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ सर्च करिए, मेरा चैनल आ जाएगा, तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ से अपने नोट में नोट कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये देखिए, आप अभी आपको लग रहा होगा कि हम शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाएंगे, लेकिन जब मैंने बनाए थे तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैंने नोट्स बनाए थे तो वास्तव में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मेरे हिंदी का स्कोर भी अच्छा रहा था और नंबर भी अच्छे बने थे मेरे। तो मैं भी चाहती हूँ कि अभी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें बहुत टाइम है, तो आप पहले से नोट्स बनाए रखें। जब तक वैकेंसी आए और फॉर्म भराए तब तक आपका पूरा सिलेबस कम से कम एक बार हो जाना चाहिए। आप अभी नोट्स बना लीजिए, पहले कंप्लीट कर दीजिए, दोनों पेपर के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। जब वैकेंसी आएगी और फॉर्म भराएंगे तब कम से कम 2-3 महीने तो फॉर्म भरने के लगेंगे, और फिर बाद में एग्ज़ाम होने भी टाइम लगेगा। तब तक आप रिवीजन कर सकते हैं। कम से कम 5 से 6 बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड में एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपसे वादा करती हूँ और मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी कम से कम बहुत बार रिवीजन किया था इन नोट्स का, और इस बार भी मेरा हो जाएगा। नहीं होएगा तो कोई बात नहीं, मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं अभी तैयारी करूँगी तो इन नोट्स के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग मैटर देते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। और मुझे पता चल गया है कि मेरे इन नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो मैं इन्हीं नोट्स को पढ़ूँगी और मेरे फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं वही नोट्स पढ़ूँगी। हमने पिछले वीडियो में हम सगुण काव्य धारा में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ रहे थे। उसमें हमने वल्लभ संप्रदाय था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें से कौन कौन से कवि थे वो भी हमने देख लिए थे। अब हम आज इस क्लास में देखेंगे निम्बार्क संप्रदाय, जो ये दूसरा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। अक्सर एग्जाम में संप्रदाय दे दिए जाते हैं और उनके आगे लेखक दिए जाते हैं, फिर बाद में मिलान में पूछा जा सकता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। और अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी।
निम्बार्क का बचपन का नाम क्या था इनका? नीमानंद था। इनके गुरु कौन थे? नारद मुनि माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, यानी सुदर्शन चक्र के अवतार कौन है? तो निम्बार्काचार्य को माना जाता है। इस संप्रदाय यानी किस संप्रदाय, जो निम्बार्क संप्रदाय है उसको क्या कहते हैं? हंस संप्रदाय भी कहते हैं, सनक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और ये सनक संप्रदाय एग्जाम में पूछा गया था कि सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है निम्बार्काचार्य। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा हंस भगवान को माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को कृष्ण भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का प्रावधान है, अर्थात इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ वाम भाग में राधा की मूर्ति भी होती है। इस संप्रदाय में राधा को स्वकीय रूप को मान्यता दी गई है। दार्शनिक मत क्या है इसका? द्वैताद्वैतवाद और भेदाभेदवाद। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद, अजमेर, राजस्थान में है। और ये जो संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं ये हमारे फर्स्ट पेपर में भी है, जो हमारे जीके वाला पेपर है उसमें प्रमुख संप्रदाय में भी ये सारे आते हैं। तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे। और ये सलेमाबाद वाली पीठ ये अभी एग्जाम में पूछी गई थी कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो सलेमाबाद, अजमेर, राजस्थान में है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस पीठ के संस्थापक है परशुराम देव माने जाते हैं, यानी जो सलेमाबाद में पीठ है इसके संस्थापक कौन है? परशुराम देव को माना जाता है। श्री भट्ट हरिव्यास देव इस संप्रदाय के प्रमुख क्या है? कवि है। श्री भट्ट को नाभादास ने श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन करने वाला सुकवि, हरि भक्ति का प्रचारक, अज्ञान का हर्ता कहा है। इन्हें हितु सखी का अवतार माना जाता है। किन्हें? श्री भट्ट को। वो कृति कौन सी है श्री भट्ट की? युगल शतक। ये 100 पदों का संग्रह है। आचार्य शुक्ल ने इनकी एक अन्य कृति, किनकी? श्री भट्ट की, कौन सी? आदि वाणी का उल्लेख किया है, किंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह पृथक रचना न होकर एक युगल शतक का ही दूसरा नाम है। महावाणी हरिदेव व्यास की रचना है, जिसमें युगल शतक की परंपरा के अनुसार एक दोहा और एक पद की शैली रखी गई है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हित हरिवंश को माना जाता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको कहती हूँ कि मैंने फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर आए थे उनको सोल्व किया था, तो उनमें ये क्वेश्चन 2020 का पेपर हुआ था, उनमें कुछ पूछा गया था कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है स्वामी हित हरिवंश। और मैं आपको और कह रही हूँ, मैंने आपको पुराने पेपर कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैंने बताया है आपको। अगर आप पुराने पेपर सोल्व करेंगे तो आपका स्कोर और बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में मेरे सेकंड पेपर अच्छा होने में हिंदी में पुराने पेपर सोल्व करने में बहुत बड़ा योगदान हुआ था। इन नोट्स के अलावा मैंने पुराने पेपर सोल्व किए थे, तो इनका बहुत बड़ा हाथ था मेरे पेपर अच्छा होने में। तो मैं आपको भी कहती हूँ आप पेपर ज़रूर सोल्व करें। अगर फिर भी आपको पेपर सोल्व करने में कोई परेशानी आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको और बताऊँगी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं खुद आपको सोल्व करवा दूँगी। आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। स्वामी हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। इन्होंने राधा को अपना क्या माना है? गुरु माना है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से ऊंचा स्थान दिया गया है। किसमें? राधा संप्रदाय में क्या है? इसमें राधा को सबसे कृष्ण से ऊंचा स्थान है। इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति नहीं होती है, यानी कि जो हमने निम्बार्क संप्रदाय पढ़ा था उसमें कृष्ण के वाम भाग में राधा की मूर्ति थी, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय है इसमें क्या है? राधा की मूर्ति तो नहीं है, लेकिन राधा को क्या होता है? सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। इस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित गद्दी होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर क्या लिखा हुआ है? श्री राधा अंकित है। यानी निम्बार्क संप्रदाय में पढ़ा था कि कृष्ण के वाम भाग में क्या है? राधा की मूर्ति है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या है? कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित गद्दी होती है, जिस पर क्या लिखा होता है? स्वर्ण पत्र है, उस पर लिखा है श्री राधा अंकित है। वैष्णव भक्ति के 4 संप्रदायों को मान्यता देने वाले विद्वान इसे स्वतंत्र संप्रदाय न मानकर
ब्रह्म या महादेव संप्रदाय की शाखा ही मानते हैं। इस संप्रदाय में द्वैत या अद्वैत किसी भी दार्शनिक मत को मान्यता नहीं दी है। गोस्वामी हित हरिवंश की रचनाएं, यानी जो गोस्वामी हित हरिवंश इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? हित 84 स्फुटवाणी, ये ब्रज भाषा में लिखी थे, और राधा सुधा निधि यमुनाष्टक, ये यमुनाष्टक संस्कृत भाषा में लिखी थे। आचार्य शुक्ल ने इस संप्रदाय को, कौन से, राधा वल्लभ संप्रदाय को क्या कहा है? हितु संप्रदाय भी कहा है। सेवक वाणी के रचयिता कौन है? सेवक जी है। सेवक वाणी को हित 84 की पूरक वाणी कहा जाता है। हरिराम व्यास राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, जिन्हें विशाख सखी का अवतार माना जाता है। विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। ध्रुवदास स्वामी हित हरिवंश के भाष्यकार व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर नगेंद्र ने ध्रुवदास को रीतिकाल और भक्तिकाल के कवियों को जोड़ने वाला रस सिद्ध कवि कहा है। किन्होंने ध्रुवदास ने नाभादास के भक्तमाल के अनुकरण पर भक्त नामावली की रचना की। आचार्य शुक्ल ने कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा की समाप्ति किससे मानी है? ध्रुवदास से मानी है। यानी जो कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा की समाप्ति होती है वो कहाँ से होती है? ध्रुवदास से मानी जाती है। कृष्णोपासक भक्ति कवियों की परंपरा की समाप्ति ध्रुवदास से होती है। अब जो चौथा संप्रदाय कौन सा है? हरिदासी या फिर सखी संप्रदाय। संस्थापक ऐसे स्वामी हरिदास जी, और ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी। इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय की शाखा माना जाता है। स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे और अपने समय के संगीताचार्य थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करता था। कहा जाता है कि अकबर छद्म वेश में इनके पद सुनने आया करता था। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर की स्थापना इन्होंने की। किन्होंने? स्वामी हरिदास ने। विठल विपुल इनके प्रधान शिष्य थे। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर कहा है। फिर है गौड़ीय या फिर चैतन्य संप्रदाय। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। जन्म हुआ था इनका 1486 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा है? नवद्वीप, बंगाल। गुरु थे इनके केशव भारती। वास्तविक नाम क्या था चैतन्य महाप्रभु का? विश्वम्भर। और बचपन का नाम था इनका निमाई। अत्यधिक सुंदर होने के कारण इन्हें गौरांग या गौरचंद नाम से भी जाना जाता था। 1515 ईस्वी में बंगाल छोड़कर वृंदावन आ गए। कृष्ण भक्ति में गीत संगीत के साथ नृत्य का समावेश करने का श्रेय किसे जाता है? चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनके क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। करौली स्थित मदन मोहन जी व जयपुर स्थित गोविंद देव जी गौड़ीय और चैतन्य संप्रदाय की प्रमुख क्या है? पीठ है। अब हम देखेंगे कृष्ण भक्ति के संप्रदाय, वो भी कौन से? निरपेक्ष कवि। पहला हम पढ़ेंगे मीरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनमें से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रखा है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उनमें से क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था मीरा के बारे में। जन्म हुआ था इनका 1504 ईस्वी में, और एनसीईआरटी बुक में जो 1498 मिलता है, और ये 1504 ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार माना जाता है। जन्म स्थान हुआ था मीरा का कुर्की मेड़ता नागौर में। पिता थे इनके राव रतन सिंह, दादा थे राव दूधा, और पति कौन थे इनके? भोजराज। मीरा के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो याद हो गई, क्योंकि मीरा तो हर समय पढ़ते ही रहते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था मीरा का। 19 वर्ष की अवस्था में ये विधवा हो गई थी। लौकिक पति कौन थे इनके? भोजराज की मृत्यु उपरांत कृष्ण को पति मानकर भक्ति करने लगी थी। यानी मीरा कृष्ण को क्या मानती थी? अपना पति मानती थी। मीरा साधुओं के साथ बैठकर नाचने गाने लगी। मीरा के आचरण से दुखी होकर देवर विक्रम ने अनेक कष्ट दिए। मीरा ने मर्यादा के नाम पर स्त्री पर आरोपित बंधनों का खुलकर विरोध किया। मीरा हिंदी की प्रथम कवयित्री मानी जाती है और रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं।
यानी वेदव्यास है वो गुरु के मीरा के गुरु है। वेदनानुभूति या वीरानुभूति मीरा की प्रमुख विशेषता है। और देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये मीरा की जो विशेषता है यही पूछी गई थी कि मीरा की प्रमुख विशेषता है क्या वेदनाभूति और वीरानुभूति क्या थी, मीरा की प्रमुख विशेषता थी। मीरा को पंत ने भक्ति के तपोवनी की शकुंतला कहा है, यानी जो सुमित्रानंद पंत थे उनको मीरा ने क्या कहा है, तो मीरा को उन्होंने क्या है, भक्ति के तपोवनी की शकुंतला कहा है। मीरा की भक्ति कौन सी थी, दास्य, कांता और माधुर्य भाव की मानी जाती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अभी भी कि मीरा की भक्ति कौन सी है, तो दाम्पत्य की है। भक्ति के प्रमुख रूप से 5 भेद माने जाते हैं, कौन कौन से, शांत, दास्य, संख्य, वात्सल्य और माधुर्य। पति की मृत्यु के पश्चात मीरा चित्तौड़ से मेड़ता वृंदावन होती हुई द्वारिका चली गई और जहाँ उनका क्या हो गया, कृष्णवास हो गया। अब मीरा की रचनाएं कौन कौन सी है, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद। और इनकी भाषा कौन सी है, राजस्थानी मिश्रित भाषा है। ये देखिए, ये मेरी फिर से वही पुरानी आदत, ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकालीन संत भक्त कवियों में मलुकदास राजस्थान से संबंध नहीं था। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्यकालीन संत भक्त कवियों में राजस्थान से कौन से कवि का संबंध नहीं है, तो ये मलुकदास का नहीं था, बल्कि दादू दयाल था, नागरीदास था और संत पिपा थे। इन तीनों का राजस्थान से संबंध था, लेकिन मलुकदास कहाँ से थे, ये उत्तर प्रदेश से थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तुलसीदास ने राम कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाई थी। ये मैंने यहाँ पे मुझे कई टॉपिक दिखा था तो मैंने लिख लिया था। अब हम पढ़ेंगे रसखान। इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, जाति से ये पठान थे। गुरु इनके कौन थे, गोस्वामी विठलनाथ, और उपनाम था इनका सवैया का शहंशाह। रसखान दिल्ली के निवासी थे। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर भारतेंदु ने इनके विषय में कहा, क्या कहा, कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारियन। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, सुजान और रसखान। ये प्रेम वाटिका अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। दान लीला और अष्टयाम ये देव की भी मानी जाती है, जो हम रीतिकाल में पढ़ेंगे। प्रेम वाटिका 53 दोहों की लघु रचना है, जिसमें राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का मानक प्रेम निरूपण किए हैं। दान लीला 11 छंदों का लघु प्रबंध काव्य है, इसमें राधा कृष्ण संवाद वर्णित है। अष्टयाम में कृष्ण की 8 प्रहर की दिनचर्या वर्णित है। सुजान रसखान सवैयों का संकलन है। उन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कहा जा सकता है। किन्हें, रसखान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कहा जा सकता है, किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। रसखान बड़े ही प्रेमी जीव थे, यह आचार्य शुक्ल ने कहा है। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन इनकी रसखान और गणानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। यहाँ पे गणानंद है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस जगह गणानंद है। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं कौन कौन सी है, और इन विशेषताओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको जब भी विशेषता पढ़ी आदिकाल की और निर्गुण काव्य धारा की, तब मैंने आपको कहा था कि विशेषताओं में से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप विशेषताओं को अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवीजन करें इनको, क्योंकि हर जो भी विशेषता है उनमें से कम 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं विशेषताओं में से। तो कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं कौन कौन सी है, बाल लीला व प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। प्रेम भक्ति की प्रधानता, प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन रूप में वर्णन, श्रृंगार व वात्सल्य रस की प्रधानता, ब्रज भाषा की प्रधानता, मुक्त शैली की प्रधानता, ब्रज की लोक संस्कृति का वर्णन, गीत संगीत की प्रधानता और माधुर्य भाव की भक्ति। ये इनमें से जो भी विशेषता दी हुई है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना। और तो ये थी आपकी क्लास। आज हमारा कृष्ण भक्ति काव्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली क्लास में राम भक्ति काव्य में प्रवेश कर जाएंगे। फिर राम भक्ति काव्य पूरा हो जाएगा, फिर हम रीतिकाल में प्रवेश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपका जो भी मेरे पास नोट्स है वो सारे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आप भी रिवीजन कर सकें और मैं खुद भी रिवीजन करने में लग जाऊँ वापस, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो मुझे भी रिवीजन करने में और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो मैं भी आपके साथ में नोट्स शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं भी तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आपको ये जितने भी मेरे पास नोट्स है वो जल्दी सारे प्रोवाइड करवा दूँगी, फिर बाद में मैं भी रिवीजन करूँगी।
और आप भी तैयारी करते रहना मेरे साथ में, नोट साथ के साथ बनाते जाइए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जीके की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो नोट्स अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। और मैं जो भी किताब पढ़ूँगी, नए जो हमारा साइंस वाला है, हमारा ज्योग्राफी वाला है फर्स्ट पेपर में, वो भी मैं आपको 9th और 10th की बुक से पढ़ाऊँगी, क्योंकि 9th और 10th में साइंस में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने नहीं पढ़ा था, टाइम नहीं मिला था, लेकिन इस बार मैं भी पढ़ूँगी, तो मैं आपको भी पढ़ाती जाऊँगी। आप अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें और इन नोट्स का लाभ लें। और देखिए, मैं आपको साथ में ये भी बताती रहती हूँ कि पिछले एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये मेरे लेटेस्ट के नोट्स है, तो आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें और पुराने पेपर सोल्व करें। अगर आपको पुराने पेपर सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं पुराने पेपर की क्लास लगूँगी और साथ में मेरे पास पुराने पेपर सोल्व किए हुए हैं, तो मैं उनको आपको साथ में सोल्व करवाती रहूँगी। आपकी तैयारी और अधिक मजबूत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।